मंत्र पाठ है। ओ ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 69वीं कक्षा, अर्थ संग्रह की 21वीं कक्षा। तो कल जो हम देख रहे थे मुख्य क्रम, मुख्य क्रम का उदाहरण तो आपके सामने हो गया था, और मुख्य क्रम पाठक्रम से दुर्बल है, ये जो कथन है वो कैसे है दुर्बल, उससे संबंधित वाक्य तो यहां लिखे थे, लेकिन कोई दृष्टांत नहीं दिया गया था मूल के अंदर। उसको यहां इन्होंने हिंदी में रेखा चित्र में दिखाया, जिसको कि हम आज अभी समझेंगे। पहले मुख्य क्रम और पाठक्रम, इनकी जो दुर्बलता परस्पर बलाबल का है, वो वाला वाक्य देखते हैं। मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 132, दूसरा अनुच्छेद। क्या लिखते हैं? सच मुख्य क्रम पाठक्रमात् दुर्बल। मुख्य क्रम है, मुख्य क्रम का अभिप्राय है मुख्य के अनुसार जो अंगों का कर्म होगा वह पाठक्रम की अपेक्षा दुर्बल है। नई पुस्तक में पृष्ठ संख्या 175। ठीक है। तो सच मुख्य क्रम पाठक्रमात् दुर्बल, इसको प्रतिपादित करने आगे। मुख्य क्रमो ही प्रमाणांतर सापेक्ष प्रधान क्रम प्रतिपत्ति सापेक्षतया विलंबित प्रतिपत्ति कहा। मुख्य क्रम विलंबित प्रतिपत्ति वाला होता है, यानी विलंब से अर्थ का बोध होता है। मुख्य क्रम का जो इसका मुख्य क्रम से यदि करेंगे तो उसमें देर से हमें निश्चय होता है, देर से बोध होता है। क्यों देर से होता है? कि प्रमाणांतर सापेक्ष होता है, ये अपने आप में नहीं होगा। मुख्य प्रधान कर्म के जो कर्म कहे गए हैं वो तो पढ़े गए, इसका ज्ञान किसके अनुसार होगा? मुख्य यानी प्रधान के अनुसार ही होगा। किसी दूसरे के हैं उसका ज्ञान उसके प्रधान के अनुसार होगा। तीसरे के कई अंग हैं, उसका ज्ञान उसके प्रधान का। तो प्रधान का जो क्रम वर्णन है उसके अनुसार ये करने होंगे। तो इसलिए प्रधान पर प्रमाण के लिए जाना पड़ेगा। तो ये हो गया प्रमाणांतर की अपेक्षा। जो यहां लिखा हुआ है इसकी अपेक्षा प्रधान के अनुसार, तो प्रमाणांतर सापेक्ष है। वो प्रधानांतर प्रमाणांतर सापेक्ष कैसे होगा? प्रधान क्रम प्रतिपत्ति सापेक्षतया, प्रधान के यानी मुख्य के क्रम का ज्ञान होकर के उसकी अपेक्षा से होगा। जैसा वहां है वैसा ये यहां पर होगा। तो दूसरे प्रमाण की अपेक्षा होगी, इसलिए विलंबित प्रतिपत्ति का देर से इसमें ज्ञान होता है। मुख्य क्रम के अनुसार जब हम क्रम का निर्धारण करेंगे तो विलंब से ज्ञान होगा। हो गया? प्रयोग विधि के अंदर चल रहे हैं ना हम, तो जो क्रम है वही प्रयोग है, उसको देखेंगे।
आगे पाठक्रमस्तु, अब पाठक्रम के लिए बता रहे हैं, निरपेक्ष स्वाध्याय पाठक्रम मात्र सापेक्षतया। एक तो वो निरपेक्ष है, पहले वाला था मुख्य क्रम प्रमाणांतर सापेक्षता, ये निरपेक्ष है। तो निरपेक्ष है तो कैसे होगा, स्वाध्याय पाठक्रम मात्र की अपेक्षा रख रहा है। स्वाध्याय मतलब अपना जो जहां पर वर्णन मिल रहा है वहां जो लिखा है बस उसी की अपेक्षा है उसको। स्वाध्याय के पाठक्रम मात्र की सापेक्षता से होगा, तो न तथा इति, वो वैसा नहीं होता है। वैसा कैसा नहीं होता है, विलंबित प्रतिपत्तिक नहीं होता है, वो अपेक्षा से शीघ्र बोध हो जाने वाला होता है। न तथा इति, इसलिए बलवान, ये बलवान होता है, वो दुर्बल हो गया ये बलवान हो गया बस। तो क्या हुआ, इसको हम देखेंगे, एक मुख्य हेतु देखेंगे तो मुख्य क्रम में देरी से ज्ञान होता है, पाठक्रम में शीघ्र ज्ञान होता है, ये एक हेतु हो गया। अब दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि मुख्य क्रम में प्रमाणांतर की अपेक्षा होती है, पाठक्रम में प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं होती है। तो अब इस दृष्टि से जिसमें दूसरे प्रमाण की अपेक्षा है तो वो करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, उपयोग लेना पड़ेगा, तो ये गौरव आ गया। और इसमें किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं, वो स्वयं कर लेगा तो इसमें लाघव होगा। ठीक है। सच अयम मुख्य क्रम, ये जो मुख्य क्रम है ये प्रवृत्ति क्रमात् बलवान, लेकिन प्रवृत्ति क्रम से बलवान होता है। अभी तक क्या देख रहे थे, पाठक्रम जो पहले वाला था, पाठ और स्थान और उसके बाद में मुख्य था, तो पाठ से तुलना की थी तो दुर्बल है। लेकिन इसके बाद वाला जो अंतिम बचा हुआ है छठा, प्रवृत्ति, तो कहते हैं ये जो मुख्य क्रम है ये प्रवृत्ति के क्रम से तो बलवान होता है। क्यों बलवान होता है, तो उसके लिए कहते हैं प्रवृत्ति क्रमे ही, प्रवृत्ति का क्रम होता है उसमें बहुनाम अंगानाम प्रधान विप्रकर्षात्, वहां बहुत सारे अंग होते हैं जो प्रधान से दूर चले जाते हैं, प्रधान से उनका विप्रकर्ष होता है। मुख्य क्रम में तो सन्निकर्षात्, जो मुख्य क्रम में अंग होते हैं वो प्रधान से निकट होते हैं, तो इसलिए ये बलवान होता है। क्योंकि इसको यूं कहें कि मुख्य क्रम से जो हम क्रमों का निर्धारण करते हैं, प्रयोग का निर्धारण करते हैं, उसमें प्रधान से निकटता रहती है। और प्रवृत्ति क्रम से जब हम प्रयोग क्रम का निर्धारण करते हैं तो उसमें प्रधान से दूरी रहती है। तो जो निकट होता है वो अंतरंग, वो अंतरंग स्थिति में ला रहा है, जो दूर है वो बहिरंग कहलाता है। तो अंतरंग बलवान होता है और बहिरंग दुर्बल होता है। ठीक है। अब ये जो अंतिम वाक्य कहा, इसका कोई इन्होंने उदाहरण नहीं दिया, उदाहरण देकर के नहीं समझाया, तो इसको समझते हैं। यहां तक बात स्पष्ट हो गई आपको। पिछले पार्ट में से कोई पूछना है किसी को? ओम जी, नमस्ते जी। मुझे पाठ्यक्रम और मुख्य क्रम, तो अभी जो समझ बन पा रही है कि पाठ्यक्रम में भी जब हम उस प्रसंग में जाएंगे तो वो एक क्रम दिखाई देगा, और मुख्य क्रम में भी उस प्रसंग में जाएंगे तो क्रम, तो दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा हूं। पाठ्यक्रम में तो वहीं पर ही बस क्रम पढ़ा हुआ है, ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। उसमें प्रधान की अपेक्षा नहीं है, बस यहां जो भी चल रहा है पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये लिखा हुआ है, पाठ ही ऐसा किया हुआ है और उससे हमें क्रम का पता लग रहा है। उसमें संख्या, उस वाक्य में संख्या होगी, ऐसा हम समझें? हाँ, तो पहला दूसरा तीसरा संख्या हो या नहीं हो, ये फिर ये लिखा फिर ये लिखा फिर ये लिखा फिर ये लिखा, ये पाठ का क्रम हुआ ना। अब जैसे हम कहें कि अष्टादश सूत्र पाठ, तो अष्टादश सूत्र पाठ का क्रम क्या मानेंगे हम, पाठक्रम। जैसे वृद्धि राधे चते गुण एक गुण वृद्धि, जिस इसको पाठ कहते हैं, मतलब जो पढ़ा हुआ है यानी लिखा हुआ है, जैसे जैसे लिखा है वैसा लेना, ये पाठक्रम है बस। अब इसको किसी और की तो अपेक्षा नहीं है, जो लिखा है बस लिखा, ये तो हुआ पाठक्रम। अब जो मुख्य क्रम है, मुख्य क्रम में मुख्य के अनुसार क्रम रखना है,
मुख्य में जो क्रम था वो तो वहां पढ़ा हुआ गया था, वो तो पाठक्रम था, लेकिन मुख्य के अनुसार यहां क्रम रखना है हमारे को। अब वो उसके अनुसार यहां पर आएगा, तो यहां कौन सा क्रम रखें इसमें प्रश्न है। तो उसके लिए हमारे को मुख्य पे जाना पड़ रहा है पहले, मुख्य मतलब प्रधान कर्म में, और वहां फिर क्रम जानेंगे, फिर वो जान करके फिर इसको इसको उसके अनुसार करेंगे। तो इसमें वहां जाना पड़ रहा है, ये अंतर है। हो गया? हाँ जी, इसमें जो मुख्य जो कर्म है और जो अंग कर्म है, तो पहले मुख्य कर्म का पाठ रहेगा, विधि, मुख्य कर्म का विधि रहेगी, उसके बाद में फिर अंग का रहेगा, ऐसा? या मुख्य पहला प्रधान कर्म है। हाँ जी, प्रधान कर्म में कुछ अन्य अंग कर्म कर्म। कहे गए हैं, वहां एक क्रम है, और फिर नीचे उसी प्रधान का कोई अंग कर्म है, उसमें भी उन्हीं चीजों को लगाया गया है, तो वो प्रधान के अनुसार होगा। ये वाली बात, ये उदाहरण समझ में आया है नहीं? यहाँ पर जो वो तो समझ में आया है उदाहरण समझ में आ गया। जी। इसमें ये आग्नेय याग, ये प्रधान, ये मुख्य याग हो गया, उसका अंग कर्म जो है आग्नेय आग्नेय याग मुख्य याग हो गया, जी। और फिर इंद्र याग है, ये भी मुख्य याग हो गया। हाँ जी, ठीक है, प्रधान कर्म हो गए ये दोनों, जी हो गए। जी। इन दोनों का क्रम क्या है वहां पर प्रकृति में? ये जो दोनों हैं आग्नेय, तो ये दोनों दर्श के याग हैं, दर्श के प्रधान याग हैं। दर्श पूर्णमासेष्टि होती है, जी तो ये दोनों दर्श के प्रधान याग हैं। ठीक है, उसमें एक में एक में अग्नि देवता और एक में इंद्र देवता। तो दर्श तो एक मुख्य हो गया जी। लेकिन सापेक्ष प्रधानता से कथन करते हैं। अब उसमें जो वहां प्रधान में दर्श के वहां पर जो वर्णन किया गया, तो उसमें पहले आग्नेय का है, फिर इंद्र का कथन। ये वहां पर मिल गया हमारे को जी। अब नीचे जो अभिघारण करेंगे, अभिघारण कहां से कर रहे हैं हम? प्रयाज की आहुति देने के बाद में जो बचा हुआ है। अब ये प्रयाज भी इन यागों का पहले होने वाला है, अंग याग है। अंग याग दशपूर्ण मास में भी प्रयाज करेंगे ना जी। तो प्रयाज की आहुति पूरी होने के बाद में जो पात्र में शेष बचा हुआ है, इससे हवि का अभिघारण करना है। ठीक है जी। हवियां दो प्राप्त हैं, आग्नेय और इंद्र। दो की हवियां प्राप्त हैं। क्यों दो की हवियां प्राप्त हैं? क्योंकि दर्श में ये दो प्रधान याग हैं, एक आग्नेय याग है और एक इंद्र याग है, और इनकी दोनों की हवियां अलग अलग हैं जी। और वो हवियां वहां रखी हुई हैं। तो जो प्रयाज से शेष घृत बचा है, अब उन हवियों में से किस हवि पर पहले अभिघारण हो, किस पर बाद में हो, यहां ये निर्धारण होना है जी। तो ये कह रहे हैं कि जिस जिस याग की हवि थी, उस याग की हवि पर उसी क्रम से अभिघारण होगा। प्रधान में वहां जो कथन है वहां पहले आग्नेय है, तो जो आग्नेय की हवि है उस पर प्रयाज शेष घृत का अभिघारण पहले होगा, और जो इंद्र है उसकी जो हवि है उस पर अभिघारण उसके बाद में होगा। तो ये जो दो हवियां थी, इस पर प्रयाज शेष का अभिघारण किस क्रम से करना चाहिए, उसका निर्धारण ये यहां पर किया जा रहा है। ये बात हो गई? हाँ जी। तो इसमें प्रधान का जो क्रम है, प्रधान कौन से हो गए? आग्नेय और इंद्र, ये प्रधान कर्म हो गए। उनका क्रम क्या हुआ? पहले आग्नेय फिर इंद्र। तो प्रधान क्रमेण यो अंगानाम क्रम, अंग कौन से हो गए? वैसे जो उनकी जो दो हवियां थी अलग अलग, वो उनका अंग हो गए। द्रव्य है, द्रव्य अंग कहलाएगा कर्म का। अब उन अंगों में भी कोई क्रिया हो रही है, अभिघारण। तो वो अभिघारण भी किसके लिए? हवि के लिए। तो एक तरह से वो अंग का भी अंग हो गया। लेकिन जो अंग दो हवियां थी उन पर कुछ क्रिया होनी है, अब उसमें किस क्रम से करें? तो प्रधान क्रमेण यो अंगानाम क्रमः, प्रधान के अनुसार जब अंगों का भी क्रम हम निर्धारित करते हैं,
तो इसको कहते हैं मुख्य क्रम, अर्थात मुख्य के आधार पर, प्रधान के आधार पर हमने क्रम का निर्धारण किया। बात हो गई स्पष्ट? जी पंक्ति भी हो गई? जी। ठीक है। हाँ जी, नई वाली पुस्तक में पृष्ठ संख्या 175 में जो रेखा चित्र दिया हुआ है मुख्य क्रम के संदर्भ में जी, आग्नेय, हवि, अभिधारण। हाँ, मेरी पुस्तक में पुरानी वाली में पृष्ठ संख्या 134। बोलिए जी। अगर इसमें जो प्रधान याग है आग्नेय याग, तो इसको अगर प्रथम स्थान में, फिर उसके बाद में ऐन्द्रिय याग उसको दूसरे स्थान पे, फिर जो पहले नंबर में है उसको तीसरे नंबर में, और फिर ऐसे रखा, याग को पहले और अभिधारण आप उस संख्या 3 और 4 जो दे रखी है उसके लिए कह रहे हैं? हाँ, उसको 1 और 2 देनी चाहिए जी। नहीं, ये जो कर्म का अनुष्ठान होगा उसके अनुसार ये दिया गया है। देखो, आग्नेय याग होना है तो आग्नेय याग की जो हवि है वो पहले से तैयार होगी, उससे संबंधित कर्म पहले होंगे, और उसी हवि के अभिगारण की बात चल रही है, तो ये जो उस हवि का अभिगारण है ये उस प्रधान याग से पहले होगा या बाद में होगा? पहले होगा, तो इसलिए उसको पहले लिया गया यहाँ पर। आग्नेय हवि का अभिगारण पहले होगा, उसके बाद में आग्नेय याग होगा, तब उसकी आहुति दी जाएगी। ऐसे ही ऐन्द्र हवि का अभिगारण पहले होगा, फिर ऐन्द्र याग को, तो वो जो क्रम है वहां पर अनुष्ठान क्रम, उसके अनुसार 1 2 3 4 लिखा गया है ये। हाँ, हो गया जी। एक और छोटा सा था। हाँ, बोलो। पाठ्यक्रम का जो लक्षण दिया हुआ है नई वाली पुस्तक में पृष्ठ संख्या 164। हाँ। तो जो वाक्य है, तो यहाँ पर पदार्थ कई बार आया है, और पदार्थ का हिंदी में इन्होंने अर्थ किया है। पदार्थ का मतलब है कर्म, क्रिया। पदार्थ का मतलब है क्रिया। अब वैशेषिक की दृष्टि से आप अगर दर्शन की दृष्टि, तो क्या कर्म पदार्थ नहीं होता है? होता है ना। पदार्थ कितने माने गए? 6। तो उसमें केवल द्रव्य ही नहीं होता है। अब जो हम आधुनिक हिंदी में पढ़ते हैं या तो अंग्रेजी विज्ञान पढ़ते हैं, उसमें पदार्थ विज्ञान, भौतिकी, फिजिक्स, अब वहां पदार्थ का मतलब हम केवल द्रव्य को ग्रहण करते हैं प्राय, या गुण को करते हैं, क्रिया को नहीं लेते। और क्रिया यहाँ पदार्थ का मतलब कर्म ही लेना है। ये हर जगह ऐसे ही लेना है? हर जगह पदार्थ जहां भी आएगा वहां पर कर्म ही लेना है या कहीं बदलेगा? सरल उपाय ढूंढ रहे। देखो, वो तो स्थिति के अनुसार देखेंगे। अब आप सबका कह के मेरे से वो कोई वाक्य निकलवा लोगे, अब फिर कहीं आएगा जी आपने कहा था कि सब जगह, तो मैं भी तो थोड़ा सुरक्षित खेलूंगा ना, है? मैं क्यों ऐसा कहाँ कह दूंगा? खेल खेलते हैं ना, उसको कहते हैं आजकल प्ले सेफ, सुरक्षित खेलते हैं, मतलब ऐसे खेलते हैं कि अपनी सुरक्षा रहे। हैं, एक ढाल होती है ना जो प्ले सेफ जो खेलते हैं ना, तो एक तो होता है आक्रामक खेल रहे हैं और उसमें सुरक्षा का ध्यान नहीं है, और एक होता है थोड़ा अपनी सुरक्षा रखते हुए। तो ऐसे वाक्य बोले जाते हैं जो थोड़े सुरक्षित रहे। डिफेंसिव और मैं ऑफेंसिव। हाँ कर दूं आप भी संतुष्ट हो जाओगे, लेकिन उसमें मेरे को असुरक्षा की भावना है कि कहीं ऐसा वाक्य कहीं आ गया, क्योंकि पदार्थ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अब यहाँ जहां जहां विशेष आता है वहां मैं कर्म बता ही देता हूं आपको, या भाई यहाँ कर्म का है, जहां संदेह होता है, तो इसलिए प्ले सेफ। डिफेंसिव स्टाइल, ऑफेंसिव स्टाइल। हाँ, ऑफेंसिव और डिफेंसिव। तो एक तो होता है आक्रामक और एक सुरक्षात्मक। तो कुश्ती भी लड़ते हैं ना, तो 2 तरह की होती है। एक आक्रामक कुश्ती लड़ता है, ये खुद दाव लगाएगा, और दूसरा भी आगे होके दाव लगा रहा है। एक थोड़ा सुरक्षित करता है कि वो क्या दाव लगाता है उसके अनुसार उसके दाव को काटूंगा, फिर कुछ अवसर आएगा तो करूंगा। ऐसे ऐसे ही क्रिकेट भी खेलते हैं, तो एक तो आक्रामक खेलते हैं, वो मेरे को तो बस मारने हैं और चौके छक्के और जो भी है। एक थोड़ा ध्यान रखते हुए सुरक्षित है, तो कौन सा ठीक है? मतलब ढाल रख करके या बिना ढाल के? तो इसलिए अब वो तो मैं कह नहीं सकता हूं, पर ये तो आपको मैंने थोड़ा विवेचना कर दी, नहीं तो बोलने में तो ये ध्यान रखना ही पड़ता है।
जो कौन क्या प्रश्न पूछ रहा है तो उसको क्या वाक्य बोले जिससे कि सुरक्षित रहे, हम बाद में उन वाक्यों को लेकर के कम से कम फंसे, कोई फंसा ना ले उन वाक्यों को लेकर, तो ऐसे वाक्य बोले जाते हैं। विशेषकर कौन बोलते हैं? राजनेता लोग बोलते हैं। सुरक्षित है, मीडिया में वक्तव्य देना होगा ना तो ऐसे वाक्य बोलेंगे, उसको आजकल बोल देते हैं डिप्लोमेटिक वाक्य बोलते हैं, तो राजनयिक वाक्य, कि वो ऐसा बोलेंगे कि ना इधर फंसेंगे ना उधर फंसेंगे, और अपनी बात भी कह देंगे, और कुछ होगा तो उनको बचने का अवसर रहेगा। तो गलत बात नहीं है ये, मतलब वो जो इसका गलत उपयोग करते हो तो गलत है, मैं गलत उपयोग नहीं कर रहा हूँ, उचित है तो मैं भी एकदम हाँ नहीं कह सकता हूँ। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप अपने लिए सुरक्षा निर्धारित कर लें। भाई एक सपाट एक कथन आ जाए, प्लेन, बस क्या अपवाद और ये सीधा साधा बस एक वक्तव्य आ जाए, झंझट समाप्त, हर जगह यहां पर ले लेंगे। बुद्धि लगानी पड़ेगी, जहां कौन सा किस अर्थ में वक्ता कह रहा है ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ? तो देखिए अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, मेरी पृष्ठ संख्या 132 पर, और मुख्य क्रम और प्रवृत्ति क्रम में जो बलाबल देखा जा रहा है या तो निर्धारण है, उसमें क्या अंतर आता है, और मुख्य क्रम प्रवृत्ति क्रम से बलवान क्यों होता है, ये हमारे को समझना है। ठीक है, वो नई पुस्तक में पृष्ठ संख्या 178, सोदाहरणम प्रवृत्ति क्रम विवरणम तस्य श्रुत्यादिभ्यो दौर्बल्यम च। ये कहाँ लिखा है आपके? ये कोई अनुच्छेद बना है? दो पुस्तक तो मेरे, तो इसके आगे बस सीधा प्रवृत्ति क्रम है। हाँ, तो अभी हमने जो पिछले दिन पढ़ा था तो वो था, जो पढ़ा ना उसमें तो केवल मुख्य क्रम, उसका जो अंतिम अनुच्छेद के भी दो वाक्य, हाँ, जो अंतिम जो दो वाक्य है ना, मैं उस पर केंद्रित हूँ। अच्छा, वहां तक पूरा हो गया ना, मुख्य क्रम है तो सन्निकर्षात, ये अंत में है ना। हाँ हाँ इसके बाद तो कुछ नहीं है ना। बस। तो ये जो अंतिम दो वाक्य हैं इसी को हम समझ रहे हैं, अभी इसका उदाहरण समझ रहे हैं। इसके लिए आप 2 या 3 पृष्ठ आगे जो रेखा चित्र बने हुए हैं, जिसमें कि याग लिखा हुआ है सबसे ऊपर, मेरी पुस्तक में पुराने में एक पृष्ठ संख्या 135, पृष्ठ संख्या 177 और 178। अच्छा, आगे पीछे, ठीक है। मेरे इसमें दोनों 135वें पृष्ठ पर हैं। तो अब देखिए इस रेखा चित्र को समझते हैं, उसके बाद मुख्य बात तो बाद में आएगी। तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है याग, कौन सा याग है वो नाम देने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कोई सी भी हो सकता है, अभी बस के एक सामान्य कथन है, कोई याग है। अब उस याग के 2 भेद किए, एक है अंग याग, एक है प्रधान याग। ठीक, कोई याग है, एक याग में अंग याग भी होते हैं और प्रधान याग भी होते हैं। जैसे कि दर्श है, तो दर्श में आग्नेय और ऐन्द्र ये प्रधान याग है, और जो प्रयाज है वो अंग याग है। ठीक है, तो ये तो मैंने उदाहरण दे दिया, उसको हटा दो। अभी केवल देखो याग है, और याग में अंग याग भी होता है और प्रधान याग भी होता है। अब उसमें आप वो पीछे वाला ही उदाहरण वैसे तो आ जाएगा हमारा इसमें। तो देखिए आग्नेय जो याग है उसमें आग्नेय याग में घृत की आहुति दी जाती है, आग्नेय याग में घृत की आहुति दी जाती है, और ऐन्द्र याग में सान्नय्य की दी जाती है। सान्नय्य दधी नहीं, सान्नय्य, हाँ, ऐन्द्र में सान्नय्य की दी जाती है। तो सान्नय्य में का क्या मतलब हुआ? दूध और दही मिला करके दिया जा रहा है, तो सान्नय्य हुआ ना। तो अब देखो वापस याग, और उसके नीचे अंग याग और प्रधान याग। अब जब सान्नय्य से आहुति देनी होगी, तो सान्नय्य से आहुति किसकी है? ऐन्द्र की है, ऐन्द्र की। लेकिन सान्नय्य के लिए दधी चाहिए, ठीक है, और दधी चाहिए तो उस दधी बनाने के लिए दूध उससे 1 दिन पहले चाहिए।
पहले दूध निकलेगा, दही जमेगा रात को, फिर सुबह दही काम में आएगा। ठीक है। तो जिस दिन अंग याग भी है, दो प्रधान याग होने हैं, दो प्रधान याग होने हैं। उन प्रधान यागों में पहले आग्नेय है, फिर ऐन्द्र है। ये पहले घृत का है, फिर सान्नय्य का है, दोनों का होना है। लेकिन सान्नय्य से संबंधित जो कर्म है, दूध को निकालना, दही जमाना इत्यादि, ये तो और भी पहले करने पड़ेंगे। प्रथम दृष्टया क्या होना चाहिए? आग्नेय के जो कर्म है, अंग कर्म, वो होने चाहिए। तो आग्नेय के कर्म में क्या होगा? इसमें देखिए, इसमें आग्नेय जो 2 संख्या पे लिखा है ना, उसके नीचे रेखा में क्या 3 उसके कर्म लिखे हुए हैं, अवदान, अभिधारण और हविरासादन। तो अवदान का मतलब होता है अलग से लेना, टुकड़ा करके, मतलब पृथक करना। जो अधिक रखा हुआ है उसमें से थोड़ा लेना, ये अवदान हो गया। 2 अवखंड ने हटा लिया हमने थोड़ा भाग। फिर जहां पर हवि को रखा जाता है वहां अभिधारण करते हैं, पहले थोड़ा घृत आदि का लगाते हैं, मतलब उसमें घृत करते हैं, और फिर हवीर आसादन, फिर हवि को वहां पर रखते हैं। एक पीछे आया था ना पुरोडाश का, तो हाँ, सुशेवम कल्पयामी तस्मिन तिष्ठ अमृते प्रतिष्ठ। वो जो पहले घी लगाते हैं ना वहां पर, उसको पुरोडाश के लिए घी जो करते हैं पहले लगा देते हैं। जैसे कोई आके बैठ रहा है तो नीचे आसन लगा देते हैं। अब मान लो पराठा आदि बनाना होता है तो क्या पराठे से पहले थोड़ा सा तेल घी लगा देते हैं, वो तब फिर लगाते हैं, नहीं तो चिपकेगा वो। तो वो जो पहले कर देते हैं, और फिर उसके ऊपर पुरोडाश को लगाते रखते हैं, या तो जो हवीर करनी है वो हवी को रखा जाता है। तो अवदान, अभिधारण और हवीर आसादन, ये 3 कर्म हैं, और ये आग्नेय से पहले किए जाएंगे। अभी आग्नेय कर्म तो बाद में होना है। आग्नेय जो प्रधान याग है, आहुति प्रधान, वो तो बाद में होना है। उससे पहले हवि से संबंधित, हवि जो कि उसका अंग है, उससे संबंधित ये 3 कर्म हो गए। दूसरी तरफ है ऐन्द्र, जिसका कि सान्नय्य है। सान्नय्य में भी देखिए, यहां पर जो सान्नय्य है 1 संख्या पे, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? 2 भाग किए हैं उसके, एक पूर्व दिन और एक परदिन। परदिन वो है जिस दिन आहुति दी जानी है। पहले परदिन को देखिए, जो ख लिखा हुआ है, उसके नीचे अवदान, अभिधारण और हवीरासादन, ये वो के वो 3 है जो कि आग्नेय में भी थे। ठीक है। तो अब ये जो अवदान, अभिधारण और हवीरासादन है सान्नय्य के, इनको करने के लिए पहले फिर 3 चीजें आवश्यक हैं। तो दूध निकालना होगा और दही जमाना होगा। तो दूध निकालने की बात आ गई पहले। तो दूध निकालेंगे तो उसके पहले के कुछ कर्म हैं। तो पूर्व दिन के पहले क के नीचे क्या लिखा है? पहला है शाखा छेदन। तो बछड़े को पहले गाय के स्तन पे लगाते हैं, वो थोड़ा दूध पीता है, फिर उसको हटाते हैं। तो जब उसको हटाते हैं तो उसके लिए एक शाखा का प्रयोग करते हैं। जैसे थोड़ा डंडे से हटाते हैं ना, तो उसके लिए शाखा चाहिए। तो शाखा चाहिए तो उसको शाखा को पेड़ से तोड़ा जाता है। तो ये शाखा छेदन का मतलब हुआ उस दूध के लिए, दूध जो कि उसकी हवि में काम में आ रहा है, उसका एक कर्म है जिसमें कि बछड़े को हटाना है। उस हटाने में काम में आने वाली एक शाखा है, उस शाखा को पेड़ से तोड़ना है, वो हुई शाखा छेदन। तो इसमें सबसे पहले शाखा छेदन होगा। फिर दूसरा है वत्सापकरण। तो वत्स को गाय से अलग करना, ये दूसरा हुआ। और तीसरा है दोहन। अब दूध दुहा जाएगा, फिर उसकी आगे क्रिया होंगी, वो हवि तैयार होगी। तो ये जो 3 कर्म हैं, ये अवदान, अभिधारण और हवीर आसादन है, उससे पहले होने चाहिए। पहले होने चाहिए ना। क्यों पहले होने चाहिए? दूध होगा तभी तो ये काम में आएगा, और दूध भी तब होगा जब दुहा जाएगा, और दुहा भी तब जाएगा जब बछड़े को अलग कर देंगे, और बछड़े को अलग करने के लिए डंडी चाहिए। नहीं?
अच्छा, ये पहले किस आधार पे आया? ये तो कोई क्रम का निर्धारण हुआ ना। ये जो तीन है, शाखा छेदन, वत्सापकरण और दोहन, ये तीन एक साथ हैं, एक साथ कर्म है। और अवदान, अभिघारण और हविरासाधन, ये तीन 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 के जोड़े हो गए। ये तीन तीन के जोड़े तो वहां पर क्रम पढ़े गए हैं, तो वो तीन तीन के जोड़े, इन तीनों में जो क्रम है वो तो हो गया। अब अवदान आदि से पहले शाखा छेदन आदि करना, ये मैंने पूछा था, तो आपने किस आधार पर पहले कर दिया? कारण कार्य की दृष्टि से। और यहां की भाषा में बोलोगे तो अभी जो क्रम निर्धारण के लिए, प्रयोग विधि निर्धारण के लिए अभी हम 6 चीजें देख रहे हैं ना। तो पहला था श्रुति, दूसरा था अर्थ, तीसरा था पाठ, चौथा था स्थान, और पांचवा मुख्य, जो ये अभी हम देख रहे हैं, और छठा है प्रवृत्ति। ये 6 थे ना। इनमें से बताओ कि हमने कैसे किया? प्रवृत्ति तो अभी बहुत बाद में आने वाली है, प्रवृत्ति तो अभी पढ़ा भी नहीं है। अर्थक्रम से, अर्थक्रम से, जो हम कहते हैं पाठक्रम से अर्थक्रम बलवाना, जो दूसरा वाला है ना अर्थक्रम, क्योंकि बिना दूध के, बिना दधी के अवधान ही नहीं होगा, तो उससे पहले तो वो लाना ही पड़ेगा। रोटी बनाने से पहले आटा उसनना पड़ेगा। तो ये तो अर्थक्रम से पहले प्राप्त है। अभी हमारा ये मुख्य विषय नहीं आया। यहां जो समस्या उलझे आएगी वो तो आगे आएगी, अभी तो पृष्ठभूमि बनाई जा रही है। तो ये जो तीन है, शाखाच्छेदन, वत्सापकरण और दोहन, ये इन तीनों से पहले आएंगे। और ये जो 6 हैं, ये किसके हैं? सान्नाय्य के हैं, सान्नाय्य के हैं। अब सान्नाय्य और घृत, या तो आग्नेय और ऐन्द्र, उनका वहां प्रधान में क्या क्रम है? पहले आग्नेय फिर ऐन्द्र है। तो जो ऐन्द्र से संबंधित कर्म है, ये शाखापहरण, शाखाच्छेदन आदि, ये कब होने चाहिए? पहले मान लो आग्नेय, तो आग्नेय से संबंधित 3 कर्म हो गए। उस दिन मान लो हमारे को दोनों याग करने हैं, आग्नेय याग और ऐन्द्र याग दोनों करने हैं दर्श दिन, दर्श के दिन में। तो आग्नेय से संबंधित हमने वहां जो क्रम है, अब उसमें हमने सबसे पहले क्या कर लिया? अवदान, अभिघारण और हविरासाधन, ये कर लिया। किसका? आग्नेय का। पहले ही करना चाहिए ना उसको, क्योंकि आग्नेय पहले और ऐन्द्र बाद में है। तो अब जो सान्नाय्य का होगा, अब सान्नाय्य का क्रम आएगा। तो सान्नाय्य के क्रम में शाखा छेदन आएगा और अवदान आदि भी आएंगे। तो अवदान आदि तो उसी दिन हो जाए, ठीक है, लेकिन ये शाखा छेदन, वत्सापकरण और दोहन, ये कहां पर करेंगे? यदि इनको हम सान्नाय्य के साथ ही करें, यानी आग्नेय के तीनों कर्म करने के बाद में करें, तो क्या होगा? आग्नेय के तीनों तो कर लिए, अब फिर शाखा छेदन करेंगे, फिर दोहन करेंगे, फिर दही जमेगा, फिर अगले दिन काम आएगा। तो ये जो पहले किया हुआ था उस दिन तो वो दोनों नहीं हो सकते ना। तो अब यहां पर भी अर्थक्रम से क्या हो जाएगा? सान्नाय्य का आहुति यद्यपि बाद में दी जानी है, लेकिन उससे संबंधित कर्म, शाखा छेदन आदि, उससे भी पहले दिन कर लिए जाएंगे। ठीक है। और पाठ के क्रम से तो वो वहां जाना चाहिए था ना, लेकिन अर्थक्रम से वो वहां पहले पहुंच जाएंगे। तो देखिए, इसलिए यहां इन्होंने पूर्व दिन क्या लिखा? शाखाच्छेदन, वत्सापकरण और दोहन। अब ये जो 6 कर्म हैं सान्नाय्य के, उसमें 3 अलग और 3 अलग। तो किसी के से संबंधित यदि कर्म हैं, तो जो वो भी साथ साथ होते हैं, साथ साथ होने चाहिए। तो सान्नाय्य से संबंधित अवदान, अभिघारण और हविरासाधन जो है, वो साथ साथ में आना चाहिए। ये प्रवृत्ति क्रम से प्राप्त हो रहा है कि भाई शाखाच्छेदन, वत्सापकरण, दोहन हो गया, तो उसी से संबंधित अवदान, अभिघारण और हविरासाधन उसके साथ में आना चाहिए। यह है प्रवृत्ति क्रम से। तो अब क्या हुआ इसके अंदर? ये जो अवदान, अभिघारण और हविरासाधन है, ये भी कहां पर आ गए? हैं तो पर दिन, लेकिन पर दिन में ये आग्नेय से संबंधित जो अवदान, अभिघारण और हविरासाधन है ना, इससे पहले आ गए। पहले आ गए ना, क्रम ऐसे बन जाएगा ना, क्योंकि इन्होंने देखो क ख ये हो गया,
तो अब समस्या यहां पर है कि जो सान्नाह्य से संबंधित अवदान अभिकरण अभिरासादन है ये पहले आएगा या आग्नेय से संबंधित अवदान अभिकरण और अभिरासादन है ये पहले आएगा? ये प्रश्न हो गया ना। अगर हम प्रवृत्ति क्रम मानते हैं कि भाई जिसकी प्रवृत्ति है उससे संबंधित कर्म साथ में होने चाहिए, तो प्रवृत्ति तो शाखा छेदन, वत्सापकरण और दोहन सान्नाह्य से हो गई है, तो इस आधार पर तो अवदान आदि भी इसी के साथ साथ आ जाने चाहिए। अर्थात सान्नाह्य से संबंधित अवदान पहले प्राप्त होने लग रहा है प्रवृत्ति क्रम से, और उसके बाद में फिर आग्नेय का अवदान आदि प्राप्त होगा। ये प्रवृत्ति क्रम से हो रहा है। यहां तक बात स्पष्ट हो गई। अब यदि हम मुख्य क्रम के आधार पर करेंगे, मुख्य क्रम के आधार पर, तो क्या होगा? तो अगला वाला रेखा चित्र है, अब उसको देखिए। याग एक है ही, उसमें अंग याग और प्रधान याग दो भेद हो गए। अब अंग याग में पूर्व दिन, अंग याग में पूर्व दिन, अब पूर्व दिन में सान्नाह्य के अंग क्या क्या है? शाखाच्छेदन, वत्सापकरण और दोहन आदि, ये सबसे पहले आएंगे। तो इससे संबंधित तो प्रश्न था ही नहीं, इसका किसी से टकराव है ही नहीं, और अर्थक्रम से ये तो पहले दिन करना ही पड़ेगा। अब देखिए पर दिन, दूसरे दिन क्या करना है? पूर्व दिन का जो हो गया वो विवाद का विषय नहीं है। पर दिन में अवदान आदि तीनों प्राप्त हो रहे हैं, तो यहां दूसरे रेखा चित्र में क्या किया है? आग्नेय को पहले लिखा है और सान्नाह्य को बाद में लिखा है। आग्नेय को पहले लिखा, तो आग्नेय को पहले क्यों लिखा? क्योंकि अब जो प्रधान याग जो है ना, आग्नेय याग और सान्नाह्य याग, जो कि चौथे और पांचवी संख्या पे लिखा हुआ है, इन दोनों से संबंधित जो अंग है यानी हवि है, वो किस क्रम से आएगी? पहले की पहले और दूसरे की बाद में। किस क्रम से आएगी? ये जो अभी हम मुख्य क्रम कह रहे थे, मुख्य क्रम के आधार पर आ रही है ये, क्योंकि मुख्य का क्रम पहले आग्नेय का है, फिर ऐन्द्र का है यानी सान्नाह्य का है, इसलिए हवि भी बाद में, पहले और बाद में आएगी। अब जब आग्नेय की हवि पहले आएगी, जो कि यहां नीचे 2 पे लिखी हुई है, तो उससे संबंधित अवदान अभिकरण अभिराच्छादन पहले होगा, और सान्नाह्य से संबंधित जो अवदान अभिकरण और अभिरासादन होगा वो बाद में होगा। ये किससे आधार पर हुआ? मुख्य क्रम के आधार पर यह किया गया। तो प्रवृत्ति क्रम के आधार पर करेंगे तब तो वो ऊपर वाला होगा, और अर्थक्रम के आधार पर करेंगे तो ये होगा। अब इसमें अंतर क्या हुआ वो देखिए। ऊपर वाला देखिए, पहले वाला यानी आपके पूर्व पृष्ठ पर है, ये जो अवदान आदि 3 हैं, इनकी अपने प्रधान से दूरी कितनी कितनी है? तो जो पहले वाला रेखा चित्र है उसमें देखेंगे तो वहां जो परदिन और ख लिखा हुआ है, इसमें अवदान, इसकी अपने प्रधान याग सान्नाह्य से कितनी दूरी है? 2 की दूरी है। 2 कौन सा? एक तो आग्नेय, 2 जो अवदान आदि लिखे हैं ये होंगे, और फिर आग्नेय याग होगा। इन 2 की दूरी पड़ रही है। और आग्नेय जो 2 है और आग्नेय 3 है, मतलब आग्नेय 2 का मतलब हो गया उसका हवि के संबंधित कर्म, और आग्नेय 3 का मतलब हुआ जो प्रधान आग्नेय याग है। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? कोई व्यवधान ही नहीं है, यानी निकटता है। तो असमान दूरी हो रही है यहां पर। आग्नेय 2 और आग्नेय 3 के बीच में कोई व्यवधान नहीं है, अथवा तो कहो कि निकटता है। और परदिन ख और सान्नाह्य 4 में दूरी अधिक हो गई, 2 की दूरी हो गई है, असमान हो रही है। असमानता का हेतु हमने पीछे भी देखा था। अब इसमें नीचे आइए, ये जो दूसरा वाला रेखा चित्र है, अब इसमें देखिए परदिन में जो आग्नेय लिखा है संख्या 2 पर और सान्नाह्य लिखा है संख्या 3 पर, तो ये जो आग्नेय 2 है ये हवि है, हवि से संबंधित कर्म है। ये प्रधान याग में किससे जुड़ेंगे? आग्नेय से 4 से। ये जो 2 है ये किससे जुड़ेगा? 4 से। और इन दोनों के बीच में व्यवधान किसका है? सान्नाह्य 3 का व्यवधान है, यानी 1 का व्यवधान हुआ। अब सान्नाह्य 3 देखिए, इस सान्नाह्य 3 ये तो है हवि से संबंधित कर्म, और फिर सान्नाह्य प्रधान याग है जो कि यहां संख्या 5 पे लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच में व्यवधान किसका हुआ? आग्नेय 4 का हुआ, तो 1 का व्यवधान हुआ। तो यहां समान व्यवधान हुआ। तो इस समान व्यवधान होने के कारण से मतलब संतुलित है, इसलिए भी ये हो गया। और अर्थ क्रम की दृष्टि से नहीं, मुख्य क्रम की दृष्टि से मुख्य प्रधान कर्म के अनुसार इनका क्रम रखा गया। तो अब इन दोनों में बलवान कौन सा हुआ?
अर्थक्रम बलवान होगा प्रवृत्ति क्रम से। प्रवृत्ति के आधार पर कुछ और आ रहा है और अर्थ के समान अर्थक्रम के अनुसार नहीं, मुख्य क्रम के अनुसार, हाँ मुख्य क्रम के अनुसार अलग आ रहा है। तो ये जो मुख्य क्रम है ये बलवान है, उसका ये दृष्टांत दिया गया। आ गया समझ में? इसको थोड़ा सा और व्यवहारिक दृष्टि से समझ लेते हैं, भोजन के साथ में जोड़ लेते हैं। ठीक है? एक थाली बनानी है किसी के लिए, एक व्यक्ति के लिए, और उसमें आपको कितने पकवान रखने, कितनी चीजें रखनी है? 3-4 बहुत है? 3-4 तो यही होती है। चलो और कर लो, जितनी भी कर लो आप, 5 कर लो चलो, जितना उदाहरण के लिए। तो वो 5 चीजें हमारे को रखनी है, एक थाली बनानी है। जैसे हम कहीं जाएं होटल में कहीं भोजन, तो वो थाली बना के देगा, तो देर देर में कोई आ रहा है, कोई आधा घंटे बाद आ रहा है, तो जो एक आया उसके लिए थाली लगाएंगे तो क्या करेंगे, एक कटोरी में दाल डालेगा, फिर लेकर के सब्जी डाल देगा, फिर दही दे देगा, पापड़ रख देगा, चटनी रख देगा, 5 तो हो चुकी हैं, ज्यादा बढ़ा लेते हैं, फिर रोटी रखेगा, फिर चावल, ऐसे जो भी 4, 5, 6, 7, 8 चीजें हैं वो रख करके और थाली दे देगा। अब यदि 5 जने एक साथ आए हों, अब उनके लिए थाली बननी है, तो कैसे बनेंगे? क्रम प्राप्त है, पहले उनको बता रखा है कि रोटी सबसे बाद में देना है, वो गरम गरम जाएगी, नहीं तो कई जने सबसे पहले रोटी ला करके रख देते। विशिष्ट व्यक्तियों को रोटी बढ़ती है ना, तो सबसे पहले रोटी आ जाती है। वो विशिष्ट व्यक्ति सोचते रहते हैं कि भाई ये क्या वैशिष्ट हुआ हमारा, सबसे पहले रोटी हमारे पास आ गई, मंत्र पाठ होगा बाद में, रोटी तो हमारी ठंडी होगी, उससे तो बाद वालों को रोटी होगी। यहाँ की कथा सुना रहा हूं मैं आपको। गुरुकुल में भाई सबसे पहले अध्यापकों को तो, अब उनको बेचारों को रोटी मिल जाती है सबसे पहले। अब वो सर्दी के दिन हो तब तो सब पहले तो मिल गई, वो कहीं इस पहले का करूं क्या मैं। सबसे अंत में खाने को मिल रही है, और जो सबसे बाद वाला है उसको गरम गरम रोटी मिल गई, अंदर से वो अच्छे से खा रहा है। चावल देखो तो वो ठंडा हो जाए, दाल देखो तो वो ठंडी हो जाए, तो उससे प्रयोजन क्या निकला? तो रोटी सबसे बाद में देनी है, एक व्यवस्था होती है कि रोटी सबसे बाद में, पहले दूसरी चीजें बांटो, क्योंकि रोटी नहीं तो ठंडी हो जाएगी, सर्दियों में विशेष रूप से। तो वो जो थाली है उसमें एक क्रम बता रखा है कि पहले आपको सलाद डालना है, फिर चटनी डालनी है, दाल और सब्जी भी ठंडी नहीं हो जाए तो चटनी और सलाद में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पापड़ रखने में पहले ये रखोगे, फिर ये रखोगे, फिर ये रखोगे, फिर ये, ऐसे एक क्रम बना रखा है। वो क्रम एक थाली का था, जो एक व्यक्ति आया था तो बना करके दे दिया, हो गई बात। अब एक साथ 5 जने आए, अब 5 की थाली बननी है, तो कैसे करेंगे? पहले एक जो आया है उससे संबंधित पूरी थाली बना देंगे, जो क्रम है एक ही। फिर दूसरा आया है उसके लिए फिर एक दूसरी थाली पूरी बना करके, वो जो क्रम था ना 7-8 चीजों का, ऐसा पहले एक थाली में पूरा किया, फिर दूसरी थाली में पूरा किया, फिर तीसरी थाली में पूरा किया। ऐसे ही कभी भोजन करने जाते हैं ना, तो लोगों के घरों पे, नहीं पहले मुनि जी के लिए, पहले स्वामी जी के लिए रखिए, और जब तक सब पे नहीं आ जाती है ना तब तक नहीं। वो गृह स्वामी सबसे अंत में लेता है रोटी वहां पर, बोले नहीं जी पहले स्वामी जी के लिए, पहले स्वामी जी के लिए, सबको हो जाएगा, और उसका आतिथ्य भी हो जाता है उनका, कि सब पहले उनको दिया और उसको गर्म रोटी भी मिल जाती है सबसे अंत में, दोनों लाभ हो जाए। ये आप गर्म हो जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। अब वो ये नहीं देखते कि भाई मैं पहले तो दे रहे हैं, मतलब पहले और बाद का, तो पहले को बस आदर के लिए मान लिया, बाकी कुछ नहीं देखना, बस पहले इनको देना है। तो अभी मैंने आपको बताया एक थाली में सारी चीजें कर दी, दूसरी थाली में सारी कर दी, तीसरी में सारी कर दी, चौथी में सारी कर दी, ये करके और अब फिर देंगे। अब वहां पर 5 जने आए तो सबसे पहले तो गुरु जी बैठेंगे, आचार्य जी, फिर उनके सह आचार्य जी बैठेंगे, फिर और ब्रह्मचारी बैठेंगे, और सबसे पहले थाली किसकी तैयार करनी है? गुरु जी की तैयार करनी है। गुरु जी की थाली सबसे पहले तैयार हो जाएगी। तो ऐसे सबकी थाली होगी, और पहुंच भी गई तो खाना तो एक साथ ही है मंत्र पाठ होने के बाद में। तो एक तो ये क्रम है कि सबकी थाली अलग अलग पूरी पूरी तैयार करके फिर दी गई। दूसरी एक बात है कि
5 जने हैं तो 5 थालियां लगा दी, पांचों पे कटोरियां रख दी। आप उसमें मान लीजिए पहले दही देना है तो वो इसमें भी दिया, उसमें भी दिया, उसमें भी दिया और उसमें भी दिया, सब में दही दे दिया, सब में दाल दी, सब में सब्जी दी और सब में फिर अंत में रोटी रखी और फिर सबको वहां पर पहले को पहला, दूसरे को दूसरा ऐसे दे दी। एक ये भी क्रम है। अच्छा, इसमें अलग अलग थालियों में दिया गया, क्रम वही रखा है कि पहले दही देना है तो दही देना, रोटी सबसे अंत में देनी है तो देना, लेकिन वो पहले एक थाली पे लागू थी, अब ये 5 थालियों पे लागू हो रही है। तो यहां कौन सा क्रम होना चाहिए? बाद वाला होना चाहिए। इसको आप हमारे यहां जैसे भोजन बढ़ता है ऐसे देखो कि गुरुजी के पास में आके सब खड़े हो गए, पहले गुरुजी के थाली में सब चीजें दी जानी चाहिए, तब पहले उनको दाल दी गई, फिर दूसरी जब सारी जितनी चीजें थी, मान लो 5 हमारे पास बांटने वाले हैं, वो सब पहले एक को दे दिया, फिर सब जाके दूसरे व्यक्ति के पास खड़े हो गए, अब सबको दिया क्योंकि क्रम से देना है ना। अब वो सब के सब आगे जाके तीसरे पे खड़े हो गए। ऐसे तो नहीं चलता है। हम क्या करते हैं, एक जना आता है वो बांटता हुआ चला जाता है, क्रम भले ही वही हो, फिर दूसरा आता है वो आगे आगे बांटता चला जाता है। तो ये होते हैं अलग अलग क्रम। किसको हम कैसे करें? तो इसके लिए आप यहां पर 2 शब्दों का प्रयोग होता है, 2 तरह से इसको बताया जाता है। एक को कहते हैं पदार्थानुक्रम। पदार्थानुक्रम, पदार्थानुक्रम का मतलब है कि वो जो पदार्थ है कर्म, उसके अनुसार यहां पर व्यवस्था की गई है। क्रम की जगह समय शब्द भी बोलते हैं, पदार्थानुक्रम या तो पदार्थानुसमय ऐसा बोलते हैं, पदार्थानुसमय। और दूसरा एक है कांडानुक्रम, कांडानुक्रम और कांडानुसमय। क्रम कहो चाहे समय कहो एक ही बात है, 2 रीतियां हैं। ये जो भोजन बांटने वाले हैं इसमें हम जो काम में लेते हैं ये लेंगे पदार्थानुक्रम, इसको कहते हैं पदार्थानुक्रम। की जो एक कर्म है, दही बटना है तो सबसे पहले दही बट जाएगा, पानी बटना है पहले सबको पानी बट जाएगा, मतलब होता जाएगा, पीछे पीछे वो आते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे होगा। यानी पहले एक जैसी क्रियाएं सबको लागू हो जाएगी, फिर दूसरी बात फिर सबको हो जाएगी, ऐसे। तो जैसे आपने पहले देखा, चलो इसको हम अभी आगे प्रवृत्ति में भी देखेंगे, प्रवृत्ति में यह समझ में आएगा। उदाहरण आप समझ लीजिए, वहां लगेगा जैसे वत्स से संबंधित 3 कर्म हमने पीछे देखे थे। वत्स बछड़े से संबंधित 3 कर्म आए थे, कौन कौन से? नहीं, वो शाखाच्छेदन तो अलग है, शाखाच्छेदन, वत्सापकरण, दोहन, ये तो सनई से संबंधित है। वत्स से संबंधित थे एक वत्स का उपाकरण, फिर था परियग्नीकरण और फिर था नियोजन यानी यूप से बांधना। ये 3 चीजें पीछे आई थी ना, ये आप पीछे देख सकते हैं, पृष्ठ है पशु का, हाँ पशु का, वत्स नहीं मतलब पशु का, ठीक है, वत्स शब्द पशु का हो गया। ये पृष्ठ संख्या आप देखेंगे पुरानी वाली में पृष्ठ संख्या है 107, जहां था तच्च स्थानम समाख्या था प्रबलम, इसके ऊपर है ये रेखा चित्र, मिल गया। उपाकरण, पर्यग्नीकरण और यूप नियोजन मिल गया। पृष्ठ संख्या 141। 141, पुराने में 107। इसमें जो पशु के जो धर्म हैं, उपाकरण, पर्यग्नीकरण और यूप नियोजन, ये 3 धर्म हो गए। तो उपाकरण में तो उसको स्पर्श करते हैं, पर्यग्नीकरण में दर्भ पे अग्नि लेकर के उसके चारों ओर घुमाते हैं, पशु के पर्यग्नीकरण होता है, और फिर उस पशु को यूप से बांधते हैं। ये 3 कर्म है। तो मान लीजिए कोई याग है जिसमें 10 पशु हैं, 15 हैं, 17 हैं, अलग अलग संख्या होती है। जैसे कपालों की संख्या अलग होती है, ऐसे पशुओं की भी संख्या अलग होती है। अब उनको वहां पर करना है, अब क्या करें, कैसे करें? एक तो यह है कि एक पशु का पहले उपाकरण होगा, पर्यग्नीकरण होगा और फिर यूप नियोजन होगा। तीनों जो धर्म है पशु के, एक पहले पशु पे तीनों को करके और फिर वहां पर मतलब बांध दिया। अब दूसरे के लेंगे तीनों, फिर तीसरे के लेंगे तीनों, फिर चौथे के लेंगे।
ये वैसे हुआ जैसे कि पहले एक व्यक्ति से संबंधित थाली में सारी चीजें कर दी, फिर दूसरे के संबंधित थाली में की, फिर तीसरे से संबंधित थाली में की। ठीक है, एक तो ये हुआ। इसको कहते हैं कांडानुक्रम। कांड कहते हैं पूरा एक प्रकरण समूह है, तो उससे संबंधित जो है ना वो सारे एक साथ हो गए। फिर वही कांड, वो जो समूह है वो दूसरे पे भी होगा, वही कर्म पशु के तीनों तीसरे पे होंगे, ऐसे 10 पे होंगे। एक तो ये बात है। एक है कि पदार्थानुसमय, पदार्थानुक्रम, कि पहले उपाकरण करना है, स्पर्श करना है, तो मान लो 15-17 जितने पशु हैं पहले सबको छू दिया, ये एक साथ, सबका एक साथ हो गया। कर्मों का क्रम वही रहेगा, पहले उपाकरण ही होगा, फिर परिअग्निकरण होगा, फिर यूप नियोजन, उसमें भेद नहीं होगा, वो आगे पीछे नहीं होंगे। लेकिन समस्त पशुओं का उपाकरण पहले कर दिया, अब समस्त पशुओं का परिअग्निकरण कर दिया, अब बाकी फिर समस्त पशुओं को नियोजन कर दिया। वहां भी 1 2 3 4 जो क्रम है उसी से ही होगा। यह कहलाता है पदार्थानुसमय या पदार्थानुक्रम। 2 तरह से होता है, तो दोनों में से कौन सा अच्छा? पदार्थानुक्रम था, कांडानुक्रम अच्छा नहीं है, है? पदार्थानुक्रम में जल्दी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं आपके सामने। रोटियां सेकनी है, रोटियां बनानी है, तो रोटी से संबंधित क्या क्या कर्म होंगे? आटा तो चलो एक साथ उसन गया सबका एक साथ। अब पहले जितनी भी रोटियां बनानी है ना 200, उनके लोहे बना दिए, फिर 200 हैं उनको सबको बेल दिया। पदार्थानुक्रम लगा रहा हूं। जैसे पशु के धर्म थे 3, तो इसमें हम रोटी का धर्म, एक तो है लोया बनाना धर्म, दूसरा धर्म है बेलना, फिर तीसरा धर्म है तवे पे डालना इस तरफ एक तरफ, फिर अगला धर्म है पलटना, और फिर उससे अगला धर्म है फुलाना, फिर उससे अगला कर्म है घी लगाना। ऐसे जितने भी 5-6 कर्म हो गए। तो पहले सारी लोई बना ली, फिर सबको बेल करके रख दिया, फिर सबको एक साथ डाल दिया ये करके। अब तवा भी कितना होगा, बड़ा करना पड़ेगा उसके लिए, 200 रोटियों के लिए, और फिर उन सबको पलटना होगा, और फिर सबको केवल फुलाना होगा, फिर सबको एक साथ घी लगाना होगा। ये पदार्थानुक्रम वहां पर नहीं चलेगा, है? तो अकेले अकेले करना होगा, तो इसको आप कहेंगे कांडानुक्रम, कि हमने एक लोया लिया, बेला, अब बेलने के बाद जो पहली बार इसको रखा तो उसको थोड़ी ही देर में तो हमारे को चूंकि पलटना पड़ेगा, और थोड़ी ही देर बाद में फुलाना पड़ेगा। अब वो सबको एक साथ करने लगेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो यहां पर कहलाते हैं कांडानुक्रम। तो कहीं कांडानुक्रम लगता है और कहीं पदार्थानुक्रम लगता है उपयुक्त के अनुसार। एक नाई के पास में 10 जने पहुंच गए, जी बाल काट शेव करनी है। अब कौन सा क्रम लगाएंगे, कांडानुक्रम या पदार्थानुक्रम? कुलदीप जी, कांडानुक्रम या पदार्थानुक्रम, कौन सा उचित रहेगा? पदार्थानुक्रम। बदल क्यों दिया? हम हंस पड़े तो देखो पदार्थानुक्रम में क्या होगा, सब सबके बाल गीले करेगा, सब पे क्रीम लगाएगा, सबके बाल गीले करेगा, और सर्दी हुए तो इतनी देर उसको ठंडा ठंडा होगा, और फिर सबका पहले मूंछ काटेगा, फिर सबकी मूंछ काटेगा, फिर ये करेगा। तो वहां संभव नहीं है। वहां एक को बैठा करके उससे संबंधित जो काम है वो सारे पूरे होकर के अलग, अब दूसरा आकर के बैठेगा, तो ये क्या कहलाएगा? कांडानुक्रम। वहां पर कांडानुक्रम ही रखना पड़ेगा हमारे को। भोजन वाला जो था उसमें पदार्थानुक्रम ठीक है। अब इसमें एक मैं आपको आटा उसलने का कहूं, आटा उसलने को हमने पदार्थानुक्रम किया या कांडानुक्रम किया? पदार्थानुक्रम किया, कि सबका आटा हमने एक साथ। वहां भी कांडानुक्रम कर लो ना। 200 रोटियां है, पहले आटा इतना सा लिया, छाना, ओसना, फिर लोया बनाया, सेका, कर लिया। अब दूसरे रोटी का क्रम आएगा, फिर आटा लिया, छाना, बनाया, और फिर बनाया। तो क्या आटे को छानना, लेना, ओसनना, इसमें भी हम कांडानुक्रम लगाएंगे? वहां पर नहीं बन सकता है।
नहीं नहीं, पहले इसकी बात कर रहा हूं मैं, उस पर भी आ रहा हूं मैं। गेहूं की रोटी में नहीं चलेगा। यहां हमारे को सबका यानी कांडानुक्रम सबका पहले एक साथ ही कर लेना पड़ेगा, फिर पदार्थानुक्रम लगेगा सेकने का स्थिति के अनुसार, यानी मिश्रण है ये मैं बता रहा हूं। अब आपने बाजरे का भी बता दिया, तो वहां भी एक एक रोटी का करेंगे या दो चार रोटियों का एक साथ कर सकते हैं? सबका तो एक साथ नहीं करेंगे, वो बात ठीक है, लेकिन क्या एक एक रोटी का अलग अलग करेंगे या दो चार रोटियों का तो चल जाएगा? नहीं, एक एक का भी कर सकते हैं, लेकिन 200 रोटियां बनानी हो तो क्या एक एक का करेंगे? वहां पर दो चार पांच का तो कर लेंगे, जितनी देर में टूटे नहीं वो। तो वहां पर भी कुछ अंश में हमारे को एक साथ करना पड़ेगा, एक एक का करेंगे तो बहुत देर लग जाएगी। तो क्रम क्या हो कर्मों का, वो स्थिति के अनुसार पदार्थानुक्रम या कांडानुक्रम दोनों तरह से होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम देखते हैं प्रवृत्ति। समय हो गया आपका, तो आज तो उसी में चला गया समय। जल्दी करता हूं, देखो थोड़ा सा तेजी से फिर और समझ लेना। सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु, पृष्ठ संख्या 136, एक साथ प्रयोग किए जाने वाले प्रधानों में सन्निपतितानाम अंगानाम, जो साथ में निकट होने वाले जो अंग हैं, आराध उपकारक और सन्निपत्योपकारक, दो बात आई थी ना। तो निकट होकर के जो उपकारक हैं उन अंगानाम आवृत्त्यानुष्ठान, आवृत्ति के अनुष्ठान कर्तव्य करने में ये द्वितीयादि पदार्थानाम, जो दूसरे तीसरे आदि पदार्थ हैं उनका प्रथमानुष्ठित पदार्थ क्रमाद्य क्रम सब प्रवृत्ति क्रम, जो दूसरे तीसरे होंगे उनका क्रम कैसे होगा? पहले वाले के अनुसार ही होगा। जैसे पशु हैं 15 हैं, तो उनका जो उपाकरण किया तो उसका क्रम था, पहले इसका फिर इसका फिर इसका। अब उसके बाद में जब पर्यग्नीकरण होगा तो भी उसी क्रम से होगा, पहले इसका फिर उसका फिर उसका। पहले वाले अंग कर्म का जो क्रम था दूसरे वाले का भी वही क्रम होना चाहिए। जैसे भोजन बट रहा है तो मैंने पहले दही दिया, तो दही जिस क्रम से दिया, आगे जो दूसरा सब्जी देनी है वो भी उसी क्रम से देनी है। वो नहीं कि कहीं इधर से दे दिया कहीं उधर से दे दिया, एक क्रम से सारी चीजें बांट दी, दूसरी चीज बटेगी वो भी उसी क्रम से बटेगी, तीसरी चीज भी फिर उसी क्रम से बटेगी, तो व्यवस्थित रहता है ऐसे। तो ये जो करते हैं ये प्रवृत्ति क्रम कहलाता है। यथा जैसे कि प्राजापत्य पशुअंगेशु, प्राजापत्य पशु जो है, प्रजापति देवता के लिए जो पशु याग हो रहा है उसके जो अंग हैं उसमें ऐसा होता है। प्राजापत्य ही, प्राजापत्य के द्वारा जो होता है वहां पर वैश्वदेवीं कृत्वा प्राजापत्य शरंती, प्राजापत्य जो याग है उनमें लिखा हुआ है वैश्वदेवीं कृत्वा, वैश्वदेवी को करके और फिर प्राजापत्य शरंती, प्राजापत्य याग करते हैं। इति वाक्य ने, इस वाक्य से तृतीय निर्देशात, क्योंकि यहां पर तृतीय निर्देश है ना, प्राजापत्य चरंती, ये तृतीय निर्देश है। इससे सेति कर्तव्यता का, सेति कर्तव्यता कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे। तो एक कालत्वेन विहिता, ये सब एक ही काल में कह दिए गए हैं। अतस्तेषाम तदंगानाम च, तो उनका और उनके अंगों का, अंग कौन से? उपाकरण नियोजन प्रभृति नाम, उपाकरण और नियोजन। पर्यग्नीकरण बीच में था वहां पर, वो यहाँ नहीं लिखा, एक आदि प्रतीक के रूप में दे दिया। तो उपकरण प्रयोजन प्रभृति नाम साहित्यम संपाद्यम, उनकी निकटता संपादित होनी चाहिए। तच्च प्राजापत्य पशूनाम संप्रतिपन्न देवताकत्वेन युगपत अनुष्ठानाद उपपद्यते, तो प्राजापत्य पशुओं में जो वहां संप्रतिपन्न निकट का जो देवता है उसको ध्यान में रखते हुए युगपत अनुष्ठान वहां पर संगत होता है। तदंगानाम च उपाकरणादि नाम, और उन पशुओं के जो अंग हैं उपाकरण आदि, उनका युगपत अनुष्ठानम अशक्यम, उनका एक साथ अनुष्ठान हो नहीं सकता है। पशु उनका तो पशुओं का तो हो जाएगा, लेकिन ये अंगों का, लेकिन ये जो उपाकरण आदि उनका एक पद युगपद अनुष्ठान शक्य नहीं है। अतस्तेषाम साहित्यम अव्यवहित अनुष्ठान संपाद्यम, तो उनका जो साहित्य है वो कैसे करना चाहिए? अव्यवहित अनुष्ठान से करना चाहिए। ततश्च एकस्य उपाकरणम विधाय, तो वहां एक का उपाकरण करके अपरस्य उपाकरणम विधेयम, तो दूसरे का उपाकरण कर देंगे, यानी पहले सबका उपाकरण कर देंगे, पहले का दूसरे का तीसरा, ऐसे एक साथ कर देंगे। एवं नियोजनादिकम अपि, अब नियोजन करेंगे वो भी पहले का फिर दूसरे का फिर तीसरे का, ऐसे साथ साथ कर देंगे। तथा च प्राजापत्येषु कस्माचित पशु आरभ्य, तो प्राजापत्य में किसी एक पशु से प्रारंभ करके
एकम सर्वत्र अनुष्ठाय, एक को सब जगह करके, यानी सब पशुओं में, द्वितीयादि पदार्थ तेनैव क्रमेण अनुष्ठेय, जो द्वितीयादि पदार्थ है वो उसी क्रम से अनुष्ठित किए जाने चाहिए। इसको कहते हैं प्रवृत्ति क्रम। हाँ, प्रवृत्ति क्रम। जो उदाहरण आपको बता ही चुका हूं, लौकिक भी और वो भी। आगे देखिए, सोयम श्रुत्यादिभ्यो दुर्बल, तो ये जो है कौन, प्रवृत्ति, ये श्रुति आदि से, इससे पहले के पांचों से दुर्बल है। तदेवं संक्षेप तो निरूपिता षड्विध क्रम निरूपणेन प्रयोग विधि, तो प्रयोग विधि यहां पर पूरी हुई और इसमें षड्विध जो क्रम का निरूपण है उसमें संक्षेप से यहां पर पूरा कर दिया गया। ठीक है, इतना ही रखते हैं। प्रणव तो शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी।